छत्तीसगढ़ में महिला अपराध की पुलिस मुख्यालय में अब रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी जिलों को स्प्रेडशीट में महिला अपराध की जो कार्रवाई की जाएगी उसका ब्यौरा देना होगा, जिसको खुद डीजीपी डीएम अवस्थी देखेंगे। इसकी जानकारी डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी आईजी और एसपी को दे दी है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की निगरानी और समीक्षा गूगल स्प्रेडशीट के जरिए की जाएगी। सभी जिले को एक लिंक भेजा जाएगा जिससे खोलकर हर दिन होने वाले महिला अपराध और उसकी कार्रवाई की जानकारी भरनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग के लिए पीएचक्यू में विशेष महिला सेल का गठन किया गया है। आईजी भावना गुप्ता को स्टेट नोडल अधिकारी बनाया गया है। यह मॉनिटरिंग सिस्टम 1 नवंबर से लागू किया जा रहा है। गूगल स्प्रेडशीट पर अपराधों पर कार्रवाई नहीं होने पर 3 तरह के अलर्ट दिखेंगे। 15 दिन में गिरफ्तारी ना होने पर येलो अलर्ट, गिरफ्तारी से 15 दिन में चालान पेश ना होने पर रेड अलर्ट और गिरफ्तारी से 60 दिन में चालान पेश ना करने पर ब्लैकलिस्ट दिखेगा। कार्रवाई ना होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, सबसे पहला सवाल तो यही है, वैसे इतने सारे अपराध होते हैं और जो एफआईआर की प्रक्रिया है या जो शिकायत या मामला दर्ज करने की प्रक्रिया है वो पहले से ही जटिल है। अब एक और प्रोसेस उसमें जोड़ दी गई है कि अब कागजी कार्रवाई करें, तो क्या इससे महिला अपराध पर लगाम लग जाएगी? मृदुल, पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो लगातार जो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, उसके बाद सरकार और पुलिस विभाग की कहीं ना कहीं सक्रियता नजर आती है। सक्रियता इस मायने में नजर आती है कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहते हैं कि महिलाओं से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका त्वरित निराकरण किया जाए। डीजीपी डीएम अवस्थी लगातार बैठक लेकर महिलाओं से संबंधित अपराध को प्राथमिकता से हल करने की बात कहते हैं। और अब एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है 1 नवंबर से, जिसके तहत स्प्रेडशीट तैयार की जाएगी। इस स्प्रेडशीट में जो महिलाओं से संबंधित अपराधों की शिकायत है उस पर कैसे कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई हुई है या मामला कितना आगे बढ़ा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जैसा कि आपने भी बताया कि 3 तरह के इसमें अलर्ट आएंगे। पहला येलो अलर्ट होगा, दूसरा रेड अलर्ट होगा और तीसरा जो है वो ब्लैक अलर्ट होगा। और इसकी मॉनिटरिंग खुद डीजीपी डीएम अवस्थी करेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये मॉनिटरिंग की बात कह दी गई है, स्प्रेडशीट की बात कह दी गई है। अब पेपरलेस काम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन मॉनिटरिंग तो तब होगी जब महिलाओं से संबंधित अपराधों को प्राथमिकता से दर्ज किया जाए। कई ऐसी शिकायतें होती हैं जो थानों तक पहुंचती हैं लेकिन उन पर एफआईआर कायम नहीं हो पाती है। एफआईआर कायम करने के लिए ही काफी मशक्कत करनी पड़ती है महिलाओं को या उनके परिवारजनों को। तो इस पर सबसे पहले ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मॉनिटरिंग की जो बात है उसमें भी ये देखना होगा कि मॉनिटरिंग कितने दिनों तक की जाती है, क्योंकि पुलिस विभाग में पहले भी बंद कमरों में, एसी कमरों में बहुत सी योजनाएं बनाई जाती रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती रही हैं, लेकिन बाद में जो तमाम बातें हैं, बाद में जो तमाम योजनाएं हैं वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो बीते 13 महीनों में 2575 महिलाओं से संबंधित अपराध सामने आए हैं, रेप की घटनाएं सामने आई हैं। और ये आंकड़ा खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने विधानसभा में पेश किया था। इस आंकड़े के पेश करने के बाद भी कई बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें बलरामपुर के गैंगरेप की घटना को हम देखें या कोंडागांव के गैंगरेप की घटना को हम देखें। ये तमाम बड़ी घटनाएं हैं जो लगातार हो रही हैं और इसके बाद जरूरत इस बात की हो जाती है कि न सिर्फ लगाम इन घटनाओं पर लगाई जाए बल्कि इस तरह की जो शिकायतें पहुंचती हैं, एक छोटा सवाल और है, त्वरित निराकरण किया जाए। बहुत सारी घटनाएं लेकिन सामने आ रही हैं, महिला अपराध से जुड़े हुए बहुत सारे मामले भी सामने आए। वही हमारा मेन जो मुद्दा है वो यही है कि अगर इतने सारे अपराध सामने आ रहे हैं, एफआईआर करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। ऊपर से अधिकारी और पुलिस कर्मियों की संख्या देखेंगे तो वो भी कम है और इतने कम पुलिसकर्मियों की संख्या में स्प्रेडशीट को आपको अलग से तैयार करना है, उसको आपको अलग से भरना है और जो कानूनी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, उसे अलग से करना है। तो इसको इतना जटिल क्यों बनाया जा रहा है? इससे तो अपराध पर लगाम लगने से रही। जटिल जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल भी कही जाएगी, क्योंकि
जो अपराध कायम किए गए हैं उनकी स्थिति क्या है, उन पर किस तरह से जांच हो रही है, ये देखने को मिलेगा। हालांकि इसके लिए एक अलग से सेल भी बनाया जा रहा है और जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि पहले से ही पुलिस महकमे में जवानों की कमी है, तो ऐसे में उनके लिए ये पूरी जो प्रक्रिया है ये और ज्यादा जटिल ना हो जाए और अपराध पर उनका ध्यान ना जाए, इसकी जो है सुनिश्चितता तय की जानी चाहिए कि इन कागजी कार्रवाई के चक्कर में जो अपराध पर काम करने की जरूरत है उसमें ढिलाई ना हो, उसमें देर ना हो। क्योंकि न सिर्फ जवानों की कमी है बल्कि नियत की भी कमी है। कोंडागांव के मामले में हमने देखा कि इतनी बड़ी घटना हो गई और वहां के एसआई ने रिश्वत लेकर आरोपियों को छोड़ दिया था, भागने का मौका दे दिया था। इन सब चीजों पर भी लगाम लगाए जाने की जरूरत है। 1 नवंबर से जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी तो देखना ये होगा कि क्या व्यवस्था तैयार की गई है और ये व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है। बिल्कुल, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने की बात अभी कही गई है, लेकिन इसे कैसे किया जाएगा ये बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया रजनी, तमाम बातचीत के लिए। आपसे और अपडेट भी हम लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार को घेरा। रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, अब कांग्रेस वहां घोषणा पत्र में समीक्षा की बात कहकर क्या छत्तीसगढ़ की तरह शराब की खुलेआम बिक्री करना चाहती। रमन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रदेशवासियों को अब भूपेश बघेल पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए जनता राहुल गांधी आपसे पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर रमन सिंह के ट्वीट ने सियासी पारे को एक बार फिर चढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने रमन सिंह पर हमला बोलते हुए उन्हें बगुला भगत बता दिया। उन्होंने कहा, जब रमन सिंह सीएम थे तो उन्होंने शराब का सरकारीकरण किया, जबकि हमारी सरकार धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। न सिर्फ रमन सिंह बल्कि प्रदेश भर के लोग पूछ रहे हैं शराबबंदी कब होगी, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नजर नहीं आती। हम राज्य में इस प्रकार से शराबबंदी नहीं लागू करना चाहते कि जिस प्रकार से नोटबंदी का दुष्परिणाम देश ने भुगता था। छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं, उन सबकी सहमति के पश्चात सनह सनह छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की ओर हम ले जा रहे हैं। तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शराब की खपत में 10 से 15% तक कमी आई। शराबबंदी के नाम पर, शराब के नाम पर ये सरकार ईमानदार नहीं है और शराब से सरकार को इतना मोह है कि सरकार से आधिकारिक तौर पर जो राजस्व आता है वो तो ठीक है, लेकिन अनधिकृत जो आय हो रही है सरकार की, कांग्रेस पार्टी की, उससे ज्यादा मोह है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये शराबबंदी करेंगे। और राहुल गांधी जी से क्या अपेक्षा करें? राहुल गांधी जी को तो जो पटकथा लिख के दी जाती है, जो स्क्रिप्ट दी जाती है, वो स्क्रिप्ट वो पढ़ते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। बस्तर में 4-5 स्टील प्लांट लगाने के सीएम भूपेश बघेल के ऐलान और कांग्रेस के ट्वीट पर रमन सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा। कहा, जो पहले गलत था वो अब सही कैसे हो गया, जो अब सही वो पहले गलत कैसे। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने बस्तर में स्टील प्लांट के लिए टाटा को जमीन दी थी, भूपेश सरकार ने वो जमीन वापस ले ली। रमन सिंह ने कहा कि अब रोजगार के झूठे सपने दिखाकर कांग्रेस सरकार जो स्टील प्लांट लगाने वाली है वो कौन से ग्रह की जमीन पर लगाएगी। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। अब ट्विटर पर एक दूसरे के ऊपर वार किया जा रहा है और ये मसला है स्टील प्लांट का। बीजेपी सरकार के दौरान टाटा को जमीन दी थी, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने वो जमीन वापस ले ली और अब बीजेपी पूछ रही है कि अब स्टील प्लांट लगाने का जो वादा आपने किया है तो जमीन कहां से लेकर आएंगे, वो जमीन कौन से ग्रह पर है ये बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी और किसान संगठनों ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की। बीजेपी का कहना है कि केंद्र ने प्लास्टिक बारदाने में खरीदी की अनुमति दी है, अब सरकार बारदाने की कमी का भी बहाना नहीं बना सकती। किसान संगठनों ने भी 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग के लिए सीएम को पत्र लिखा है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने बिना तारीख बताए दावा किया कि धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा।
आपको बता दें, जूट बारदाने की कमी के चलते प्रदेश की मांग पर केंद्र ने प्लास्टिक बारदाने में धान खरीदी की आंशिक अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार 70,000 से ज्यादा प्लास्टिक बारदाना खरीदने वाली है, जिसके लिए 600 करोड़ खर्च होंगे। प्लास्टिक बारदानों के साथ जूट बारदानों में भी धान की खरीदी होगी। इस तरह प्रदेश में बारदानों की कमी नहीं होगी। धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग किए हैं और हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि 1 नवंबर से धान सरकार खरीदे। बारदाना नहीं है, प्लास्टिक के बोरे में खरीदेंगे, क्या करेंगे, ये उनका हेडेक है। केंद्र सरकार कितना भी अड़ंगा लगाए, हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 2500 रुपया कीमत देंगे और खरीदेंगे ही। बारदाने की ज़रूरत है, जूट कारपोरेशन से हम लोगों ने बारदाने की मांग की है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोरोना के चलते जो जूट उद्योग बंद है, बारदाने हमको जूट का मिल नहीं पाएगा, इसलिए प्लास्टिक के बारदानों से हम लोगों को धान खरीदी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को राज्योत्सव में शामिल होने का न्योता दिया। राहुल गांधी 1 नवंबर को रायपुर आ सकते हैं। कोरोना के चलते इस बार राज्योत्सव का कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य अलंकरण समारोह के आयोजन के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी प्याज की कीमतें परवान चढ़ रही हैं। हालत यह हो गई कि पिछले हफ्ते तक खुदरा में 50 रुपए बिकने वाला प्याज राजधानी रायपुर में 80 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में प्याज की दुकानों पर ग्राहक जा ही नहीं रहे। गौरतलब है कि सरकार ने कलेक्टर को प्याज की जमाखोरी पर नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। देश भर के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अभी हम मौजूद हैं शास्त्री मार्केट, जो राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा सब्जी बाजार है। यहाँ पे थोक में भी प्याज बेची जाती है और खुदरा में बेची जाती है। हम थोक बाजार के पास भी पहुंचे थे और थोक में कीमतें, जहाँ तक दुकानदारों ने बताया, हालांकि वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि 55 रुपये के आसपास किलो, एक बोरी जो है वो लेने पे 55 रुपये के आसपास किलो पड़ रहा है। लेकिन खुदरा में इसकी कीमत 80 रुपये के आसपास है। मतलब कि कहीं ना कहीं लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी प्याज की कीमतें बढ़ेगी, चूंकि देश के दूसरे कई हिस्सों में बढ़ी है, वो कमोबेश स्थिति अभी देखने को मिल रही है। हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, सब्जी की आलू प्याज की ठेली है इनकी, और यहाँ पे इन्होंने कुछ किलो प्याज रखा है, कुछ किलो आलू रखा है। और ये पूरा ये जो मार्केट है, ये शास्त्री बाजार मार्केट पूरा जो है, यहाँ पे आलू प्याज से लेकर हरी सब्जियाँ जो है वो बेचती है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ खरीदने आते हैं। देखिए, सब्जियों की, हरी सब्जियों की जो दुकानें हैं, वहाँ पे जरूर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, खरीदार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत देर से हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब तक प्याज लेने बहुत देर से कोई इनके पास नहीं आया। हम थोड़ी सी इनसे कीमतें, भैया कैसे बेच रहे हैं प्याज? 40 रुपया, 80 रुपया किलो पे कैसे? किलो पे 80 रुपया। ये कितने दिनों में बढ़ा है? जैसे एक हफ्ते पहले कैसे बेचते थे? अभी तो 60 रुपया बेचते हैं। 60 के आसपास बेचते थे। अभी लगभग 20 रुपए के आसपास बढ़ गया इधर। इधर बढ़ गया। अच्छा, ग्राहकी घटी है पहले से? क्योंकि बहुत देर से तो यहाँ कोई आया नहीं आ रहा है, ग्राहक घट गया है। कीमतें लगातार कई हिस्सों में बढ़े हैं, तो यहाँ भी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर लोगों की जेब पे पड़ रहा है। यही वजह है कि ऐसे जो ठेले लगा के सब्जी, आलू प्याज के दुकानदार बैठे हैं, उनमें कई घंटे तक लोग प्याज खरीदने नहीं आ रहे हैं।
कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। उन्हारी उत्पादन के लिए मशहूर बेमेतरा जिला में धान कटाई शुरू हो गई है, जिसके बाद चने की बुआई की जाएगी। लेकिन अब तक प्रशासन ने सेवा सहकारी समितियों को गेहूं और चना के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराए हैं। हालत ये हो गई कि जिले में करीब 9000 क्विंटल चना के बीज की जरूरत है, जबकि अब तक केवल 650 क्विंटल बीज ही सेवा सहकारी समितियों तक पहुंच पाए हैं, जिससे जिले के किसानों को एक बार फिर बीज के लिए भटकना पड़ सकता है। चना बीज तो यहाँ उपलब्ध है नहीं। 2-3 दिन के अंदर अपन ला चना बीज उपलब्ध हो जाएगी। सोसाइटी हमारा पोंगिया कला है और सोसाइटी में अपन मांग दे कोई काम से रहे बन बेमेतरा पहुँचे रहे तो यहाँ तक आ गए हैं। चना गेहूँ बता थे मंगा थे, बाहर से आते हैदराबाद से 2-4 दिन में आज यही करके साहब बताइए। प्रयास करेंगे कि किसान भाइयों से हम एक बार बैठक करें, उनके प्रतिनिधियों से बैठक करें, स्थानीय जितने भी हमारे समाज सेवी लोग हैं उनके साथ, और वातावरण के जितने भी पॉइंट हैं उनको बताएं। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि जितना पराली और पैरा हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो क्योंकि हमारे गोठान की योजना भी चल रही है, तो उसको हम चारे के रूप में अगर उपयोग के लिए खरीद सकें तो उसका भी हम यहाँ से प्रयास करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से हुए लॉकडाउन के वायु प्रदूषण की कमी आई है, लेकिन अब दोबारा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और इसकी वजह है खेतों में जलाई जा रही पराली। छत्तीसगढ़ जिले के बेमेतरा में भी पराली की वजह से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। बावजूद इसके लिए प्रशासन गंभीर नहीं है। वहीं मामले में जब कलेक्टर से बात की गई तो कलेक्टर ने अधिकारियों को खेत में पराली जलाने से रोकने के आदेश दिए हैं। बता दें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खेतों के अवशेष को खेत में ही जलाने पर प्रतिबंधित किया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कांकेर से खबर मिल रही है जहां महिलाओं ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इस साल दिवाली पर कांकेर में मिट्टी से नहीं बल्कि गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। बिहान योजना के तहत जय मां वैष्णो देवी समूह की महिलाओं ने गोबर से दिए बनाने की शुरुआत की। समूह की महिलाओं का कहना है कि गोबर के बने दियों से प्रदूषण फैलने का कोई खतरा नहीं होता है। मां बमलेश्वरी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ को पर्यटन के नक्शे में शामिल किया गया है। इसके साथ ही डोंगरगढ़ को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किए जाने और इसके सौंदर्यीकरण के लिए 43 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। इस परियोजना के तहत मां बमलेश्वरी मंदिर की सीढ़ियों पर पर्यटन सुविधाएं, पार्किंग, तालाब, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर भी श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।